अभी स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है। वैसे तो पी ब्लॉक में बहुत सारे परिवार अवेलेबल हैं। देखो मैंने आवर्त सारणी का कुछ भाग बना रखा है। आवर्त सारणी, जिसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, ये 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। कौन कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी में अगर बाईं ओर देखेंगे तो हमको एस ब्लॉक मिलता है, आवर्त सारणी के दाईं ओर को देखेंगे पी ब्लॉक मिलता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वाले हिस्से पर रखा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है आवर्त सारणी के नीचे। आवर्त सारणी के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। हमने आवर्त सारणी के नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट को स्थान दिया है, क्योंकि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट है। हम अभी बाकी के एलिमेंट्स की बात नहीं करते। तो हमारे जितने भी एलिमेंट आवर्त सारणी में जिस आधार पर रखे गए हैं, मैंने आवर्त सारणी का वो दायां हिस्सा बनाया है जिसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं बात करता हूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वर्ग संख्याएं ऊपर लिखी हुई हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं? वर्ग संख्या 13 से। वर्ग संख्या 13 में से बहुत सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे, बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम। जब आपको बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, आप बताओगे ये वर्ग 13 के परिवार के सदस्य हैं। और ये भी बात है, वर्ग 13 के परिवार में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं, इन सभी एलिमेंट्स के अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिमिलर होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिमिलर होंगे, इनके गुण काफी हद तक एक दूसरे से क्या होते होंगे? मिलते होंगे। वर्ग 13 को एक और नाम से जानते हैं, बोरान परिवार के एलिमेंट्स। अगर हम वर्ग 13 के तत्व नहीं कहना चाहते तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? बोरान परिवार के एलिमेंट। पूछता है कौन कौन सम्मिलित है, आपके सामने लिखे हुए हैं सारे एलिमेंट। फिर इसके बाद पी ब्लॉक का अदर मैं वर्ग पर चलता हूं। वर्ग संख्या 14 के एलिमेंट या उसी वर्ग संख्या 14 के एलिमेंट को हम किसका परिवार बोल सकते हैं? कार्बन परिवार। कार्बन परिवार पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको आपने याद होगा स्टैनम नाम था, इसको टिन भी कहते थे, और लास्ट वाले को कहते हैं लेड। ये एलिमेंट्स रखे हुए हैं। और तकरीबन कार्बन के परिवार में ऊपर से नीचे तक जितने भी ये 5 एलिमेंट रखे हुए हैं, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग आपस में कैसी होगी? सिमिलर होगी। नेक्स्ट फैमिली पर चलेंगे, या कहेंगे वर्ग 15 के सदस्य तत्व, या कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली। आपके पास एलिमेंट रखे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नेक्स्ट पे चलेंगे वर्ग 16 के सदस्य, या इसको हम कौन सा परिवार बोलते हैं? ऑक्सीजन परिवार। एलिमेंट्स कौन सा होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ध्यान रखना, पोलोनियम एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है, क्योंकि यहां आगे मैंने इसके विषय में थोड़ी सी बात बता दी। वर्ग 17 के परिवार के सदस्य, या फ्लोरीन परिवार भी उसी को कह सकते हो। इसका एक और नाम है हैलोजन परिवार। जब भी जिसका परिवार हम फैमिली पढ़ेंगे, हम उसके विषय में फुल डिटेल रखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये एलिमेंट्स इस फैमिली पर रखे गए। लास्ट एलिमेंट है, लास्ट वर्ग है वर्ग 18 के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व, अक्रिय तत्वों का वर्ग, सब इसी का नाम है। और इस पे हीलियम फैमिली भी इसको बोल सकते हैं। पढ़ते कैसे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। और साथ में जो उनके साथ नंबर लिखे हुए हैं वो हैं उनके परमाणु क्रमांक, या फिर ऐसे बोल सकते हो उस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या लिखी गई है। तो कुल मिला के मैं क्या चेक करता हूं? मेरे पास 6 फैमिली हैं जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अवेलेबल है और हमको पढ़नी होंगी, जिनमें से बेटा आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में यहां से हटा करके 2 फैमिली जो थी वो फर्स्ट ईयर पे रख दी गई है क्लास 11th पर। कौन कौन सा फैमिली क्लास 11th पे रखा गया? एक बोरान और एक कार्बन। तो मैं क्या सोचता हूं, हमें अब इस क्लास पे बोरान और कार्बन की फैमिली को तो नहीं पढ़ना है। हम कौन सी फैमिली से स्टार्ट करेंगे? नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन फैमिली में से हर एक एलिमेंट को
एक एक करके पढ़ेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को चेक करेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे। तो हमको कौन सी फैमिली स्टार्ट करनी होगी? नाइट्रोजन फैमिली। लेकिन उसके भी पहले चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। जब भी कोई व्यक्ति हमसे बोल देता है कि सबसे पहले एक काम करके दिखा दें कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे किसको, बेटा एक आसान सी चीज है, मैं आपको बताता हूं पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं। जब भी आपको परिभाषा पढ़ने में प्रॉब्लम आने लगे, आपको समझ में कम आने लगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, हम कोई भी एलिमेंट हमको दे देगा, हम उस एलिमेंट का क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर तत्व के परमाणु का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस उपकोष में प्रवेश कर जाएगा, जैसे एस उपकोष में प्रवेश कर गया, कौन सा इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन। अगर एस उपकोष में प्रवेश कर गया, हम कहेंगे ये तत्व किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया आपने और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर गया, तो लास्ट वाला क्योंकि पी में इंटर किया उसने, ये कौन सा एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक एलिमेंट। सेम कैटेगरी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए ही अप्लाई होती है। एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन की फैमिली लिखनी भी है और पढ़नी भी है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो जरा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैं कुछ जगह छोड़ता हूं, उसके नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों को क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली पढ़नी थी, नाइट्रोजन फैमिली का पहला एलिमेंट खुद नाइट्रोजन है और ये अपने परिवार का मुखिया भी है। मुखिया जानते हो किसको कहते हैं? आपके भी परिवार में एक मेन सदस्य होगा कोई मुख्य, वो मुखिया है। यहां पर कौन मुखिया है? नाइट्रोजन। ये अपनी फैमिली को लेके आया है, वो बोल रहा है कि ये सारे के सारे फैमिली के मेंबर इसके पी ब्लॉक के हैं। चेक करते हैं इसको बेटा चेक करोगे अगर नाइट्रोजन को, तो बेटा इसका परमाणु क्रमांक 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p। बेटा 7 इलेक्ट्रॉन थे, 4 खर्च कर लिए हैं, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अभी आप इस बात को देख करके बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां होगा? p वाले पर, क्योंकि यहीं से तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हुआ। इसके बाद तो मैंने किसी को भरा नहीं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर गया। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? p ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे भी लिख सकते थे। देखो बेटा, ये फर्स्ट सेल है क्योंकि एक लिखा इसके आगे। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहां से यहां तक बेटा देखो सेकंड सेल है, दूसरी कक्षा है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 3 5। अर्थात अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूं, चित्र बनाना चाहूं, होगा क्या? मुझे ये न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और इसके बाद कितनी क्लासेस बनानी पड़ेंगी? 2। ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहली क्लास में, चक्कर लगा रहे होंगे, और दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे जो चक्कर लगा रहे होंगे। कुछ ऐसा फिगर होगा नाइट्रोजन का। एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब कहोगे सर जी सबका ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा हमने बताया है आपको बनाने का तरीका, सबका हम खुद करके नहीं दिखाएंगे, आपके समझने के लिए इन चीजों को बनाया गया है। 1-2 एलिमेंट्स का करेंगे, फिर डायरेक्टली आप भी समझ जाओगे, जैसे ही हम आगे स्टार्ट कर देंगे। बेटा ये नाइट्रोजन का तो हो गया। अगर मैं फास्फोरस को उठाकर लेता हूं तो फास्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। चेक करते हैं इसको, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? फिर से p पर, पक्का ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा पहली क्लास पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दूसरी सेल यहां से यहां तक थी 6 2, तीसरी सेल यहां से यहां तक थी 5 2, 8, 5। इसका अगर फिगर बनाओगे, मैं देखो बताऊं, सबसे पहले यहां थोड़ा सा बग साइड में बनाते हैं। ये न्यूक्लियस, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। तो पहली सेल बनी, दूसरी सेल बनी, और ये हो गई तीसरी सेल। पहली सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी सेल पर 8 4 5 6 7 8, और तीसरी सेल पर 5 2 3 4 5। ऐसा फिगर होगा। अभी मैं चेक करता हूं तीसरे एलिमेंट को।
तीसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक अगर आप देखोगे कितना है, परमाणु क्रमांक उसका 33। अब बेटा 33 परमाणु क्रमांक वाले का करेंगे, देखो हम बताएं क्या होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किया, लास्ट सेल को चेक करना, 2s2 2p3, इसका किया 3s2 3p3। क्या सोचते हो, इसको अगर करोगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 4s2 4p3। बेटा आर्सेनिक के बाद नेक्स्ट एलिमेंट अगर देखा जाए तो हमारे पास है आर्सेनिक एंटीमनी। परमाणु क्रमांक अगर इसका देखा जाए तो परमाणु क्रमांक है बेटा इसका 51। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहां तक जाएगा, इसको करोगे तो 5s2 5p3। बेटा इसके बाद एक और है लास्ट एलिमेंट बिस्मथ। बिस्मथ को अगर देखोगे परमाणु क्रमांक इसका होता है 83। बिस्मथ को चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट तक जाता रहेगा, लास्ट में क्या आएगा 6s2 6p3। अब हम क्या सोचते हैं, देखो ऐसा, दूसरी क्लास तक गया था तो नाभिक और नाभिक के चारों ओर 2 सेल, तीसरी क्लास तक गया नाभिक के चारों ओर 3 सेल, चौथी क्लास तक गया, इसमें नाभिक के चारों ओर कितनी सेल होंगी बेटा, 4, 1 2 3 और 4 सेल। बेटा यहां नाभिक के चारों ओर 5 सेल, यहां नाभिक के चारों ओर कितनी सेल बनी, 6 सेल। इस फिगर को क्यों बनाया गया, अभी चेक करेंगे क्यों बनाया गया। इस आपने इसमें से एक चीज सबसे पहले नोट की, हर एक तत्व का जब भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष पर प्रवेश पाया, पी उपकोष पर प्रवेश पाया। मैं समझ गया सारे के सारे एलिमेंट कौन से ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे क्या, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाता है, पी उपकोष में प्रवेश पाता है। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और बेटा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक और भी अच्छी चीज चेक करते हैं। देखो अगर पूछ देता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कुछ करके लिखा है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन अगर हमको पूछ ले कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में से अगर मैं चेक करूं तो नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इस बात को भी लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पी ब्लॉक के तत्वों में या इनमें नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे, ध्यान दो जरा इसको कि शायद हम इसको समझ पाए पैटर्न को। देखो पहले वाले एलिमेंट को हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट में क्या लिखा था 2s2 2p3, इसको पढ़ा लास्ट में था 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3। इसका मतलब ये आगे सेल वाला नंबर क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं यहां लिखूंगा ns2 और np3। देखो जरा ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहीं चेंज नहीं हो रही, s पर 2 था, s पर 2 2 और 2, तो मैंने भी s पर कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। p पर सब में 3 थे
तो मैंने भी 3 रखे। हाँ, ये सेल्स के नंबर चेंज हो रहे थे तो मैंने यहां क्या लिख दिया, n। तो जब भी कोई व्यक्ति हमको पूछेगा कि नाइट्रोजन परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हम उसको लिख के दिखाएंगे NH2 NP3 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एक काम कर लेते हैं, इस बात का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बेटा इतनी बात लिख गई। तो ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स के विषय में इंफॉर्मेशन, थोड़ा साथ में उसका इंफॉर्मेशन कि नाइट्रोजन परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। अभी एक और चीज को चेक करेंगे इधर। क्या चेक करेंगे कि हम नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स के कुछ लक्षणों को पढ़ेंगे। कैसा लक्षण पढ़ेंगे? हम इस बात को पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के परमाणु का आकार अन्य फैमिली के परमाणुओं के आकार से किस प्रकार से कम या अधिक होता है, या नाइट्रोजन फैमिली के ही एलिमेंट्स को अगर एक दूसरे से कंपेयर करें तो उनके एटॉमिक साइज या उनके परमाणु के आयतन में किस प्रकार परिवर्तन होता है, या अन्य भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के गुणों को पढ़ेंगे। तो उसके लिए देखो, अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के लिए अगर गुणों को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, लक्षण को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, तो मैं यहां लिखे देता हूं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के लक्षण तथा उनके परिवर्तन। हम उनको लक्षण को तो पढ़ेंगे और साथ में इस बात को भी पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या परिवर्तन आता है। तो बेटा मैं सारे लक्षणों को और पढ़ना स्टार्ट करूं। मेरे पास सबसे पहला लक्षण आता है परमाणु आकार। कुछ लोग परमाणु आकार को बेटा परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं। परमाणु त्रिज्या, बेटा कुछ लोग इसे परमाणु त्रिज्या को परमाणु आयतन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी टीचर हमसे ये इस बात को पूछते हैं कि हमको एक काम करो, नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट्स के परमाणु की त्रिज्या के विषय में बताओ, परमाणु के आयतन के विषय में बताओ, परमाणु के आकार के विषय में बताओ, एक ही गणना करनी है आपको। चेक करते हैं सबसे पहले इसको। देखो बेटा, सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली में इस बात को पढ़ेंगे कि अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे की ओर चलें तो हमें नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस मिलता है, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ मिलता है। तो ये ऊपर से नीचे आने पर इन परमाणुओं के जो आकार होंगे वो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो बेटा आप आसानी से इसको कैसे देख सकते हो, नाइट्रोजन में नाभिक के चारों ओर कितनी सेल थी? 2। फास्फोरस में नाभिक के चारों ओर कितनी सेल हो गई? 3। इसके बाद एलिमेंट में आर्सेनिक में कितनी सेल हो गई? 4। अगर मैं एंटीमनी को करता कितनी सेल होती? 5। मैं बिस्मथ को पढ़ता तो कितनी सेल होती? 6। अभी क्या सोचते हो, नाभिक के चारों ओर एक घेरा बना दिया छोटा आकार, नाभिक के चारों ओर 2 घेरे बना दिए बड़ा आकार। आप खुद समझ सकते हो, यहां नाभिक के चारों 2 घेरे बने हैं, ये साइज है। यहां घेरे कितने हो गए? 3 क्लासेस हो गई, साइज बढ़ गया। यहां नाभिक के चारों कितने क्लासेस हो गई? 4, साइज बढ़ गया। तो मैं क्या देखता हूं, अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे की ओर आता हूं तो मैं क्या देखता हूं, हर एक परमाणु में एक अतिरिक्त सेल बढ़ जाती है, एक अतिरिक्त कक्षा बढ़ जाती है। पहले 2 थी क्लास नाइट्रोजन में, उसके बाद वाले में फास्फोरस में कितनी हो गई? 3। फास्फोरस के बाद आर्सेनिक में कितनी हो गई? 4। क्योंकि एक अतिरिक्त सेल बढ़ जाती है, परमाणु का आकार भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को यहां लिखेंगे कि नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, नीचे की ओर आने पर परमाणुओं में
अतिरिक्त कक्षा, कक्षा का मतलब वो घेरा, वो छल्ला जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कक्षा बढ़ जाती है। अतः इस परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, अतः इस परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होगी। तो बेटा ये तो पहली चीज हो गई। अगर हमको पूछता है किसी फैमिली में या नाइट्रोजन फैमिली में हम ऊपर से नीचे के अगर एलिमेंट्स को अध्ययन करने लाते हैं तो लगातार एटम का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब एटम की साइज तो नाइट्रोजन फैमिली को तो आपने कंपेयर कर लिया, लेकिन अब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की कंपेयर करेंगे उसके बगल वाली फैमिली से। अच्छा, मैं नाइट्रोजन फैमिली को किस वर्ग में हम लोगों ने रखा है? 15वें वर्ग में। अब हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के साइज को कंपेयर करेंगे वर्ग 14 के साथ और वर्ग 16 के तत्वों के साथ। बेटा ये डिफरेंस बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि हमको एक ही बार बताना पड़ेगा। अगर ये आप समझ गए तो आप हर एक एलिमेंट्स को आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको ध्यान से देखना है। हम नाइट्रोजन का कंपेयर किससे करेंगे? नाइट्रोजन हो गया 15th एलिमेंट, 15th ग्रुप का एलिमेंट। इसके बाद हम 16 ग्रुप के एलिमेंट को, ऑक्सीजन को लेंगे और इस पहले 14th ग्रुप के एलिमेंट कार्बन को लेंगे। अब हमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, नाइट्रोजन के आकार की तुलना कार्बन से करनी है और नाइट्रोजन के आकार की तुलना किससे करनी है? ऑक्सीजन से। बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। नाइट्रोजन का 7, 2,5, ऑक्सीजन का 8, 2,6। अभी मैं क्या सोचता हूं, अगर मैं इसका फिगर बनाता हूं कार्बन का, तो नाभिक, उसके चारों ओर कितनी कक्षाएं? 2। इसका बनाते हैं नाभिक, इसके चारों ओर कितनी कक्षाएं? 2 कक्षाएं। इसको भी फिगर में लेते हैं तो नाभिक के चारों कितनी क्लासेस? 2। अभी दिमाग में एक बात आ जाती है सबसे पहले, सर जी इसमें तो नाभिक के चारों ओर सभी में से कक्षाओं की संख्या सेम थी, मुझे लगता है आकार बराबर होगा। लेकिन बेटा तब एक नियम दूसरा अप्लाई होता है। यह नियम कब आता है? जब कई एलिमेंट्स में हमको ऐसा देखने के लिए मिलने लगे कि उनमें कक्षाओं की संख्या समान है। अब हम कैसे पहचाने कि कौन सा परमाणु साइज में बड़ा होगा और कौन सा परमाणु साइज में छोटा होगा? तुमने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। क्या पढ़ा है तुमने? मैं बताऊं। अगर किसी भी निकाय में दो विपरीत आवेशित पार्टिकल हैं और उन विपरीत आवेशित पार्टिकल के बीच का जो चार्ज होता है, उन चार्ज का गुणनफल जितना अधिक होगा, उन पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स भी उतना कैसा होगा? अधिक। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भाई फिजिक्स तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के चार्ज का मल्टीप्लाई ज्यादा आता है, अधिक आता है, तो इसका अर्थ है कि उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा होगा? अधिक होगा। क्योंकि अभी इससे हमारा ज्यादा मतलब है नहीं, तो हम इस बात को बता दें क्या? इसका मतलब होता है चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होगा। बिकॉज R² कहां पर लिखा है? नीचे की ओर, डिनोमिनेटर पर है। फिलहाल हम केवल चार्ज की अमाउंट से मतलब रखेंगे। क्या कहता है? अगर चार्ज की अमाउंट ज्यादा होगी तो मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई ज्यादा होगा तो फोर्स भी कैसा होगा? अधिक होगा। आप क्या कहते हो? मैं एक जनरल सी बात जान गया, चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। ध्यान दो बेटा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। बट अगर इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 का मतलब है 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगेगा। इसको यहां पर रख लेते हैं। यहां एटॉमिक नंबर 7 का मतलब समझते हैं, 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगेगा। बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का मतलब समझते हो, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगेगा। फॉर्मूला आपके सामने है, आपको बस इतनी बात बतानी है कि किस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ऑक्सीजन। अगर बेटा यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन का नाभिक होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षण, अधिक आकर्षण बल से अपने अंदर की ओर क्या करेगा, खींचेगा। क्योंकि नाभिक अधिक आकर्षण बल से अंदर की ओर खींचेगा। अभी सोचने वाली बात है, यहां भी आकर्षण बल से नाभिक अंदर की ओर खींच रहा होगा, यहां भी खींच रहा होगा, यहां भी खींच रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन में यह अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, अधिक है। अगर नाभिक ज्यादा आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो क्योंकि नाभिक ज्यादा आकर्षण बल से खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कहां आने लगेंगे, समीप। और जब बेटा समीप आने लगेंगे तो एटम का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा। यहां भी अंदर की ओर खींच रहा है, लेकिन सोच के बताओ यह आकर्षण बल कम है या ज्यादा, ऑक्सीजन की अपेक्षा कम। तो यहां भी अंदर की ओर खींचा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इतना अधिक खींच नहीं पाया है, इसलिए इसका साइज थोड़ा सा कैसा रह गया है, बड़ा। और कार्बन पर अगर मैं चेक करता हूं तो कार्बन में तो और भी अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, कम। इसलिए बेटा इसका साइज और भी कैसा होगा, अधिक बड़ा होगा। हम क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं नाभिकीय आवेश कम होने पर या नाभिकीय आकर्षण बल कम होने पर परमाणु का आकार कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। और नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होने पर परमाणु का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। बस हम तो आपसे इतनी बात पूछने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं कि वर्ग 15 के तत्व या नाइट्रोजन फैमिली का परमाणुओं का आकार ऑक्सीजन फैमिली के परमाणुओं के आकार से कैसा होगा। नाइट्रोजन फैमिली के परमाणुओं का आकार ऑक्सीजन की फैमिली के परमाणुओं के आकार से कैसा होगा, बड़ा। और नाइट्रोजन फैमिली के परमाणुओं का आकार कार्बन फैमिली के परमाणुओं के आकार से कैसा होगा, छोटा। किस कारण से, नाभिकीय आकर्षण बल के कारण। वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। समझ पा रहे इस बात को। तो बेटा ये तो हमने समझाने के लिए केवल आपके लिए यहां रखा था, बाकी मेन काम तो हमारा ये है कि हम इस पर लिख के भी बताएंगे, उसको नहीं बताएंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि कार्बन परिवार के तत्वों की अपेक्षा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाभिकीय आकर्षण बल अधिक, नाभिकीय आकर्षण बल अधिक कार्य करता है, अतः नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के परमाणुओं का आकार कार्बन परिवार के तत्वों से छोटा, और ऑक्सीजन परिवार के तत्वों से बड़ा होगा।
और ऑक्सीजन परिवार के तत्वों बड़ा होगा। और बेटा इसका अगर कोई भी डायरेक्ट अरेंजमेंट चाहता है कि हमको इतनी लंबी लाइनें हम जानते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं उस चीज को, तो हम देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन परिवार से अधिक नाभिकीय आकर्षण बल पाया जाता है नाइट्रोजन परिवार में। और बेटा नाइट्रोजन परिवार से अधिक नाभिकीय आकर्षण बल पाया जाता है ऑक्सीजन परिवार में। ये जो क्रम दिया गया है बेटा किसका है? नाभिकीय आकर्षण बल का। आकर्षण बल का। तो अगर हमको ये याद है तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा बेटा, एटम का जो साइज होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। हाँ, इसको मिटाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, उसको भी ध्यान से याद रखो। क्या है कि अब उसको हम लोगों को हमेशा लेकर के चलना है। दो चीजों को पढ़ा आपने, रुक जाओ सुनो, देखो क्या पढ़ा कि जब हम ऊपर से नीचे फैमिली को पढ़ रहे थे बेटा, परमाणु का आकार जो था वो कैसा हो रहा था? बड़ा हो रहा था, नहीं बड़ा हो रहा था। अब जब हम इसी ग्रुप में, जब हम इसी टेबल पर लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो हमने देखा परमाणु का आकार लगातार क्या होता चला जा रहा है? घटता चला जा रहा है। हम इस फिगर को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेंगे। किसी भी फैमिली पर जब मैं अप टू डाउन आता हूं, एटॉमिक साइज कैसा होता है? बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ा, आयतन भी बढ़ेगा, त्रिज्या भी बढ़ेगी। लेकिन जब मैं उन्हीं फैमिलीज में लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट करता हूं और फैमिली को चेंज करते हुए आगे भी और बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि परमाणु का आकार लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। यह बात हमको बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा लेना है। कैसे कैसे बिठाना है? ऊपर से नीचे आने पर आकार क्यों बढ़ा? क्योंकि अतिरिक्त कक्षा बढ़ रही थी। लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का आकार क्यों घटा? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल लगातार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, आकार घटने लगा। एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट करेंगे, जल्दी से इसको करो। देखो परमाणु का आकार तो पढ़ चुके हम लोग। परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का आयतन, तीनों सेम चीज है, क्योंकि जब भी परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी परमाणु का आकार भी बढ़ेगा और उसका आयतन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी नेक्स्ट गुण पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के लक्षण को पढ़ेंगे। कहता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन फैमिली में किस प्रकार से चेंज होती है, और नाइट्रोजन फैमिली और अदर फैमिली के एलिमेंट में भी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसका चेंज किस प्रकार से होता है। फिलहाल सबसे पहले एक छोटे ही शब्द में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। अगर हमारे पास कोई दो एटम है, एक एटम ए है और एक एटम क्या है? बी। ये एक दूसरे से जुड़ेंगे और बेटा जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे अभिक्रिया के दौरान तो एक बॉन्ड भी डेवलप करेंगे। बॉन्ड किनके थ्रू डेवलप होता है? तो बात आती है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है। और बॉन्ड कब बना? जब इसके इलेक्ट्रॉन और ए के दोनों इलेक्ट्रॉनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया? साझा किया। अब साझा करने पर हुआ क्या? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ए भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बी भी अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित। ए को इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता अलग है और बी की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता अलग है। बी जितनी पावर से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा हम कहेंगे ये पावर बी की विद्युत ऋणात्मकता है, और ए जितनी पावर से उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा हम कहेंगे ये ए की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए कहेंगे इसको। ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई भी एलिमेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करता है। बॉन्डेड का मतलब समझ गए? जिन इलेक्ट्रॉनों ने क्या बनाया है? बॉन्ड। और वे इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? उनकी कक्षा की उनके
में उनके परमाणु के बाहरी सेल्स पर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, जो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई, जो कम अट्रैक्ट कर पाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी रहेगी, लो। तो इस बात को समझ गए। अभी मैं क्या बात करता हूं, एक नॉर्मल सी बात करेंगे। क्या हमारे पास एक एटम ये न्यूक्लियस है और ये यहां कहीं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा बेटा, माइनस। लिख लेते हैं। जस्ट साइड में एक और एलिमेंट बनाते, एटम बनाते हैं, साइज में बड़ा है बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां है, इस पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। अभी आप ध्यान दोगे, यहां बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय चार्ज या नाभिक के बीच का डिस्टेंस कैसा है, कम। क्यों, एटम का साइज छोटा है। और यहां डिस्टेंस कैसी है, अधिक है। हमने अभी फॉर्मूला लिखा था A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। यहां चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम है, यहां चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम है, ज्यादा है। आपको बस इतनी बात बताना है, नाभिक अट्रैक्शन फोर्स कहां अधिक अप्लाई करेगा, ऊपर वाली कंडीशंस पर या नीचे वाली कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशंस पर, क्योंकि यहां पर चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कैसा है, कम, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। मैं क्या बताऊंगा, छोटे परमाणु का जो आकार का जो परमाणु है, इसका नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी है, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। बेटा जब ये ज्यादा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, अधिक। अपने दिमाग में एक बात छप गई तुरंत इसी समय कि छोटे आकार का परमाणु और उसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, अधिक। बड़े आकार का परमाणु भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मैं इस बात से बिल्कुल मना नहीं करता कि वो आकर्षित नहीं करेगा, करेगा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस वहां ज्यादा हो गई है, अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो गया होगा, कम। अभी हम लोगों ने अपने दिमाग में क्या बात रखी है कि बड़े आकार का परमाणु जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम और छोटे आकार के परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक, ज्यादा, अधिक होगी। तो इस बात को भैया हमेशा दिमाग में रखना है अपने। हालांकि जब भी हम लोगों ने आवर्त सारणी का चैप्टर पढ़ा है, हम लोगों ने इस बात को जरूर डिस्कस किया है। और अभी 2 मिनट पहले मैं फिगर कैसे बना रहा था, आपको याद होगा, मैं कह रहा था ऊपर से नीचे की ओर आने पर आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और लेफ्ट टू राइट चलने पर आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। बस इतनी बात बताओगे कि अगर नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे की ओर चलें, आकार देख रहे हो आप, आकार बढ़ेगा तो मैं बताऊं नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होने लगेगा और विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अभी मैं क्या सोचता हूं, मैं लेफ्ट टू राइट जब चलता हूं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर आकार लगातार क्या होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। तो नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी क्या होगी, कम, अट्रैक्शन फोर्स, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, सोच करके बताइएगा, बिल्कुल जल्दी किसी भी बात की नहीं है, 1 से 1.5 मिनट का समय भी ले सकते हो। क्या है वो क्वेश्चन, फैमिली को चेक करो, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, इनमें से किस फैमिली में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे अधिक होगी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इन 3 में से सबसे कम किसकी। बस एक और बात बता डालो यार तुम लोग, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है फैमिली की, वो कार्बन फैमिली से कैसी रहेगी, ज्यादा, ऑक्सीजन फैमिली से कैसी रहेगी। बस यही तो आंसर चाहिए थे हम लोगों को, तो इनको मैंने बता रखा है आप लोगों को। हम लिख देते हैं कारण सहित कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन, बेटा इसको ऐसे लिख दिया जाए तो समझ जाओगे क्या है, परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार
घटता है जिससे नाभिक ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ता है जिससे नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अतः नाभिकीय आकर्षण बल घटने के कारण ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता को बेटा ऐसा लिख दें, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी EN लिख दें। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी समझ जाएंगे आप लोग। भी घट जाती है। तो ये तो बेटा उस फैमिली का चेंज हो गया। अब अदर फैमिली के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कार्बन परिवार का साइज बड़ा, उससे छोटा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का, और उससे भी छोटा साइज जो है ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि ये जो गणना आपके सामने लिखी गई है ये किसकी है? आकार की। आकार में कार्बन परिवार के परमाणुओं का आकार बड़ा, उससे छोटा करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन परिवार का, और उससे भी छोटा ऑक्सीजन परिवार का परमाणु के आकार होते हैं। अतः नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का नाभिकीय आकर्षण बल कार्बन परिवार के तत्वों से अधिक और ऑक्सीजन परिवार के तत्वों से कम। तत्वों से होता है। यही कारण है कि
कार्बन परिवार के तत्वों से नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक, परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता को लिखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक, और उससे भी अधिक ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता होती है, और उससे भी अधिक ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो ये बेटा हो गया अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के चेंज को पढ़ेंगे हम किसी भी फैमिली पर। वैसे ये नाइट्रोजन की फैमिली के लिए अप्लाई नहीं होता, ये हर एक फैमिली के लिए अप्लाई होगा यही रूल, अगर आप इसको तैयार करके रखोगे तो नेक्स्ट टाइम में फैमिली पर तैयार होगा। अगर ऑक्सीजन फैमिली को पढ़ेंगे हम, रूल कभी चेंज नहीं होते, फैमिली चेंज होती रहती है, सभी के लिए सेम रूल लगता रहेगा। तो अभी बहुत सारे गुण हमने छोड़ रखे हैं। कौन कौन से गुण छोड़ रखे हैं? आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता तो हो गया, धात्विक प्रकृति, ऑक्सीकरण संख्या, और ना जाने कितने नेचर अभी हम लोगों ने छोड़ रखे हैं। तो इनको नेचर को पढ़ेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।